कि ये 22 से 27 साल के बीच की उम्र की औरत तुम्हारे घर में कौन है? कि उन्होंने कहा नहीं ये जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। तुम्हारे घर में कौन मरा है? ऐसे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उससे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन में कोई ऐसी गलती कर दे जो ज़िंदगी भर अपने ऊपर से उतार ना पाए। वैसे तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कभी कभार हम ऐसे लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, लेकिन कभी कभार हम ऐसे लाइफ पार्टनर्स भी चुनते हैं जिनसे हमारी बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन फिर उसके बीच में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे काली क्रिया या फिर कुछ ऐसा चीज़ें कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पास चल के इस तरीके से आ जाता है जहाँ पूरी ज़िंदगी ये इल्म होता है कि यार मैंने ये चीज़ क्यों की थी। ये पूरा हादसा जो आपके सामने आज बताया जा रहा है, ये वंशिका के साथ हुआ। वंशिका जो कि एक ओपन माइंडेड लड़की दिल्ली के द्वारका एरिया में रहा करती थी, अपनी मम्मी पापा की बहुत ही ज़्यादा लाडली इकलौती लड़की थी, जो शुरू से आज़ादी और प्यार दोनों ही मिला था। जो वंशिका की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने बताया कि ये शुरू से ही अपने घर में रानियों की तरह पली थी। इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हमेशा से इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। आज़ादी अच्छे से मिली हुई थी और कहीं ना कहीं उस आज़ादी का ये गलत उपयोग नहीं किया करती थी। इन्होंने बताया कि इनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, उन्हीं में से एक इनके दोस्त थे जो बहुत ही खास थे। 2022 में इन दोनों की शादी होती है। वंशिका ने अपने लाइफ पार्टनर को खुद से चुना था। 2022 में जब इनकी शादी होती है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं जो इनको सोच सोच के लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कि फैमिली के कन्फ्लिक्ट होने की वजह से, अलग अलग कास्ट, अलग अलग चीज़ें, इन सब की वजह से इनको कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है 2022 में, और ये अपनी फैमिली से दोनों ही अलग होकर रहते हैं। जब बाद में कुछ 6-7 महीने बाद इनकी फैमिलीज एक्सेप्ट करती हैं, उसके बाद ये एक फंक्शन करते हैं और घर में रहना शुरू करते हैं। मतलब लड़का और लड़की दोनों ही एक अपार्टमेंट लेके रह रहे थे। उसके बाद जब घर में कंफर्मेशन मिल गया, 6 महीने 7 महीने बाद एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन के बाद लड़का जो है वंशिका को लेके अपने घर में जाता है। घर में जाने के बाद कुछ टाइम ये लोग अपने घर में रहते हैं। उसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि यार घर को तोड़ फोड़ के और ऊंचा और अच्छा बनाना होगा। जो लड़का है उसके ऑलरेडी 2 भाई है और लड़के का फाइनेंस का बिजनेस है, तो लड़का काफ़ी अच्छा सेटल्ड था और उसी का ये डिसीजन था। तो जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो मैरिड थे, लेकिन इनकी शादी से कुछ टाइम पहले ही उनकी जो वाइफ थी उनका निधन हो गया था, और निधन होते टाइम वो प्रेग्नेंट थी। और देहांत का जो रीज़न था वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। मतलब उनके देहांत में जब वो आखिरी पलों में जा रही थी तो उनको बहुत ज़ोर की वॉमिटिंग हुई। वो 6-7 महीने पेट से थी और वो जो वॉमिटिंग हुई वो इतनी ज़ोर की हुई कि उनकी अंतड़ियाँ वहीं की वहीं फट गई। ये सारी चीज़ें जब वंशिका को पता चली तो वंशिका को उस घर में रहते रहते अजीब अजीब से सपने आने स्टार्ट हो गए। जैसे वो जो औरत थी वो उन्हें दिखना शुरू हो गई। हालांकि जो वंशिका के हस्बैंड थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जब गरीब बन ही रहे तो साइड वाली ज़मीन को भी खरीद लेते हैं और जो 100 गज का घर है उसे 200 गज का बनाएंगे। और ये इसी तरीके का डिसीजन लेते हैं और वंशिका को द्वारका के किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेते हैं जहाँ पर शायद ये पहले रह रहे थे। अब वंशिका ने बताया कि अक्षय भाई मुझे शादी से पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जब इनकी कोर्ट मैरिज हुई तो वो जो 6 महीने का 7 महीने का डिफरेंस था तब भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब ये लोग द्वारका में शिफ्ट हुए वापस अपने घर से लौट के, तो जब इन्हें बुरे सपने आने लगे थे उसी दौरान वंशिका पेट से हो गई। और जो वंशिका के हस्बैंड थे वो ज़्यादातर काम से बाहर रहा करते थे, उन्हें बाहर रहना पड़ता था फाइनेंस के काम से। तो उन्होंने कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ एक ऑफिस ले रखा था, उसी के ऊपर फ्लैट हुआ करता था। तो ज़्यादातर वो वहीं रहा करते थे क्योंकि पैसे मांगने वाले लोग कभी भी आ जाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफिस बंद है उस दौरान वो लोग किसी और के पास जा सकते हैं। अब ब्याज का काम तो आप जानते ही है, जहाँ पर 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। वंशिका ने बताया कि जब वो पेट से हो गई तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने अपनी मम्मी को, मतलब वंशिका की सासू माँ को, उनकी देखभाल के लिए इस द्वारका वाले अपार्टमेंट में बुला लिया था। वंशिका ने बताया कि जब सासू माँ आई तो ये कैसे न कैसे सेटल हो गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। उस घर में, उस अपार्टमेंट में सिर्फ मम्मी और वंशिका रहती थी। उनके हस्बैंड आते थे और चले जाते थे काम से। 3 महीने पेट से थी वो, तो उन्हें अचानक से अपने घर में किसी की मौजूदगी होने का एहसास लगता है, जैसे कोई ना कोई उनके आसपास है। वंशिका ने बताया कि एक रात मंगलवार का दिन था
और मंगलवार की रात आती है जब ये अपनी सासू माँ से ज़िद करती है कि मेरा ये सपना रहा है कि जब बारिश होगी तो बालकनी में हम सोएंगे, खाट बिछा के, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। तो उनकी सासू माँ ने भी इस चीज़ को समझा कि ठीक है, बच्ची बोल रही है बालकनी में सोना है तो बालकनी में सोते हैं। इन्होंने बताया अपार्टमेंट की जो बालकनी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इन्होंने वहाँ पर दोनों ने अपनी खाट लगाई और ये आराम से सोने के लिए 11:30-12 बजे लेटे। वंशिका ने बताया कि अक्षय भाई सासू माँ तो आपको पता है उम्र के साथ वो तो बस करवट ली उन्होंने और वो सो गई। वंशिका की आंख लगने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अप्रॉक्सीमेटली ये 12 बजे सोने के लिए लेटे थे। बड़ी मुश्किल से करवट लेते हुए इन्हें 1-1:30 बजे नींद आई। हल्की सी जैसे सरसराहट से इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा जो बालकनी की रेलिंग है वहाँ पर एक औरत रेलिंग के नीचे बैठी हुई है, उकड़ू और सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद आंखें, और वो औरत इन्हें ही देख रही है। वंशिका ने देखा और वंशिका बुरी तरीके से घबरा गई। पहले तो वंशिका को लगा कि यार मेरा वहम तो नहीं है या मैंने कोई सपना तो नहीं देख लिया। उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करा और दूसरी तरफ करवट मार ली। दूसरी तरफ जब करवट मारी तो फिर आँख खोल नहीं पा रही। इन्होंने देखा वो जो औरत है जो वहाँ बैठी हुई थी वो इनके सामने खड़ी हुई है। इन्होंने फिर भी इस चीज़ को इग्नोर किया कि वो औरत सामने खड़ी है। इन्होंने आँख बंद कर लिया और वंशिका सीधा लेट गई। जब उन्हें पता चला लेफ्ट में भी दिख रहा है, राइट में भी दिख रहा है, तो इन्होंने सोचा मैं आसमान की तरफ देखूंगी या शायद ऊपर रूफ होगी उस तरफ देखूंगी। इन्होंने हल्की सी आँख खोली तो इन्होंने देखा वो जो औरत थी वो इनकी चेस्ट पे खड़ी थी और वो जो औरत थी वो इनकी मम्मी जैसी दिख रही थी। हालांकि इनकी मम्मी काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी मम्मी को जवानी में देखा था, जब ये पैदा हुई थी, बढ़ती उम्र में देखा था, वो औरत वैसी ही इन्हें दिख रही थी। वंशिका 1 सेकंड में समझ गई कि ये कोई छलावा है, लेकिन वंशिका उस दौरान इतनी गंदी तरीके से दबी। वो जो स्लीप पैरालिसिस हुआ उनके साथ, कम से कम 15-20 मिनट वो अपनी बगल वाली खाट पे सासू माँ को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं से कहीं तक इनका हाथ नहीं पहुँच पाया। बड़ी मुश्किल से वंशिका को नींद आई और सुबह 4:30 बजे उनके हस्बैंड का फ़ोन आया। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हस्बैंड ने अपने दोस्त को भेजा था पैसे लेने के लिए घर पे। जब हस्बैंड के दोस्त आते हैं तो वंशिका जैसे ही अपने खाट से नीचे उतरती है वो देखती है कि हड्डी का इतना बड़ा टुकड़ा उनके साइड में पड़ा हुआ है। वंशिका ने बताया कि अक्षय भाई मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पूरे घर में टाइल लगी हुई है, पूरी सोसाइटी अपार्टमेंट में टाइल लगी हुई है, तो बिल्ली चाह के भी टाइल पर नहीं चढ़ सकती। तो ये ट्यूसडे वाले दिन कहाँ से हड्डी का टुकड़ा है ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये अपने हस्बैंड के दोस्त को पैसे पकड़ाती है और वापस आती है सोने के लिए। बड़ी मुश्किल से इनकी आंख लगती है। फिर आपको पता है 6-7 बजे तक धूप निकलनी शुरू हो जाती है तो ये अंदर आके लेट जाती हैं। उसके बाद सासू माँ के ताने ना सुनने को मिले, इसलिए दोबारा अपने काम काज में लग जाती है। हालांकि इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी तो आंखों में कहीं ना कहीं वो जो नींद की एक झलक होती है कि मुझे नींद चाहिए, वो चीज़ दिख रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वंशिका को बार बार ऐसा लगने लगा कि इनके घर में किसी न किसी चीज़ की तो प्रेजेंस है। ये जो मुद्दा शुरू हुआ था ससुराल से, अब ये एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पर ना तो ससुराल का कोई लेना देना है ना कुछ ऐसा है। धीरे धीरे रातें बीतने लगी, वक्त बीतने लगा और वंशिका 6-7 महीने पेट से हो गई थी। जब वंशिका को लगा कि अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वंशिका को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते थे और ये सारी चीज़ें तीसरे महीने से ही शुरू हो गई थी। बार बार हॉस्पिटल में चक्कर काटना, कुछ ना कुछ टेस्ट कराना, अलग अलग चीज़ें करवाना, और उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी। ध्यान रखने वाली सासू माँ हुआ करती थी, लेकिन एक घर में अगर आप बंद के रहते हो तो आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है, खास करके प्रेगनेंसी में। वंशिका ने कई बार अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे घर में हो रहा है, तो उनके हस्बैंड यही बोलते थे कि देखो प्रेगनेंसी के दौरान ये नेगेटिव चीज़ें टूट के पड़ती हैं, तो थोड़ा बच के रहा करो, पूजा पाठ किया करो। वंशिका ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, लेकिन किसी भी चीज़ का जैसे असर हो ही नहीं रहा था। एक दिन ये अपने मायके आती है, जब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने मायके जाऊंगी और वहाँ पर रहूँगी, अपनी मम्मी के पास वापस आती हैं, तो इन्होंने ऑनलाइन नंबर निकाल के किसी आघोरी को कांटेक्ट किया। वो जो आघोरी थे वो इन्हें वीडियो कॉल पे आने को बोलते हैं। कंसल्टेशन फ़ीस थी कुछ जो इन्होंने पे की। तो वो जो आघोरी थे जिन्होंने वीडियो कॉल पे इन्हें बुलाया, उन्होंने इन्हें बताया कि तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त कोई एक औरत है जो सफ़ेद कपड़े में है, सफ़ेद आँखें हैं उसकी, और वो कभी जवान दिखती है कभी बुढ़ी दिखती है। जो वंशिका थी समझ गई कि ये वही एंटिटी है जो इन्हें पहले दिखी थी। तो वंशिका बस सुनने लग रही थी और वंशिका ये चाहती थी कि जो आघोरी है वो कुछ भी गलत बता दें तो इनको तसल्ली हो जाएगी कुछ नहीं है। लेकिन जो आघोरी थे वो सामने से सब कुछ सच बता रहे थे। इन्होंने बताया आघोरी ने कि वो जो औरत थी वो जो गुजरी थी वो उसी सिचुएशन में गुजरी थी जिसमें अभी तुम हो। तो वंशिका के जो होश उड़े वो ये सोच के उड़े कि इन्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो जो औरत गुजरी थी जो सबसे बड़े भाई की वाइफ थी वो उसी सिचुएशन में गुजरी थी जिस सिचुएशन में धीरे धीरे वंशिका आ रही थी। मतलब वंशिका को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। अब कहीं ना कहीं वंशिका के दिमाग में टेंशन आ गई कि यार
कहीं मेरा भी इसी तरीके से खात्मा ना हो जाए कि मैं किसी दिन वॉमिटिंग करती करती चली जाऊँ और मेरे को कोई बचा ना पाए। इसके बाद जो अघोरी थे वो इनके सामने बहुत बड़े बड़े राज खोलते हैं कि बेटा वो एंटिटी तेरे को अभी तक ले जा चुकी होती, तेरे को कोई बचा रहा है क्या? शादी से पहले तेरी किसी से बातचीत होती थी? कोई बॉयफ्रेंड, कोई ऐसा लड़का जो तुझसे बहुत प्यार करता था? अब ये सुनने के बाद वंशिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी नहीं मालूम थी। इनकी शादी से पहले एक हादसा हुआ था और वो हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। तो चलिए उस हादसे की ओर चलते हैं। वंशिका ने हमें बताया कि अक्षय भाई एक्चुअली में हुआ क्या था। जब ये सिर्फ 16-17 साल की थी तो एक लड़का था जो इन्हें बहुत पसंद करता था और ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो लड़का दिखने में बहुत गुड लुकिंग था, वंशिका से तो ज़्यादा गुड लुकिंग था। वंशिका ने खुद ने बताया कि वो बिल्कुल प्योर वाइट था, मतलब अगर आप उसे नाखून भी मारोगे ना तो वो अपने शरीर को 15 मिनट तक घूरने लगेगा कि मुझे निशान कैसे दे दिया। मतलब वो बहुत मेंटेन्ड रहता था, जिम वगैरह करता था। वंशिका और उनके फ्रेंड सर्कल के बोलने पर ये लोग रात को क्लबिंग करने जाते थे। उस लड़के की बस एक ही दिक्कत थी कि वो भूत प्रेतों को नहीं मानता था। वो जो लड़का था वो क्लब से आते वक्त हमेशा कोई शमशान पड़ता था, उसके सामने गाड़ी लगाता और वहाँ पर मजाक मस्ती करना शुरू कर देता था। डराता था, बार बार कोशिश करता था कि वंशिका को डराए। उनकी जो पीछे फ्रेंड बैठी हुई है, मतलब पीछे भी एक कपल होता था, लड़का लड़की, उनको डराएं। ये हमेशा वंशिका और उसकी फ्रेंड को प्रूव करते थे कि ये नेगेटिव एंटिटीज़ कुछ नहीं होती, बोलने वाली बात होती है। वंशिका हमेशा अपने इस बॉयफ्रेंड को समझाती थी कि प्लीज़ यहाँ से चलो, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। एक रात क्या हुआ, जब ये शमशान के बाहर गाड़ी लगाई और उस टाइम वंशिका बहुत डरी हुई थी। वंशिका ने बोला कि मैं आज के बाद तेरे साथ आऊँगी नहीं अगर तू अभी की अभी चला नहीं तो। वंशिका जैसी गाड़ी में बैठी और गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई तो अचानक से इन सबको, बस उस ड्राइवर को जो बॉयफ्रेंड था उसको छोड़ के बाकी तीनों को, जो लड़का और 2 लड़कियाँ थी, उन्हें अचानक से ऐसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। और वंशिका बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या करा, अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि इस रास्ते से आज के बाद हम नहीं आएंगे, तुझे नहीं पता पीछे कोई एंटिटी मुझे दिखी है। और उस एंटिटी ने हो सकता है कि शायद शिकार बनाया उस इंसान को जो सबसे ज़्यादा वहाँ छेड़खानी करता था, मतलब वंशिका के उस बॉयफ्रेंड को। हुआ क्या, वंशिका ने बताया कि इस चीज़ के बाद वंशिका ने अपने घर पे बताया कि जब वो घूमने जाती है तो वो जो लड़का है मेरा बॉयफ्रेंड, वो इस तरीके से करता है। वो अपनी मदर से बहुत क्लोज थी वंशिका, उन्होंने बता दिया। तो उनकी मम्मी ने बोला वंशिका कि आज के बाद मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू चिंता मत कर, तू आज के बाद क्लबिंग और नाइट पार्टी के लिए नहीं जाएगी, तेरे को बहुत आज़ादी दे दी। अब तुम अगर इन चीज़ों से मजाक करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत होगी। एक रात जो बॉयफ्रेंड थे इनके, वंशिका के, जो पहले हुआ करते थे, जिनके बारे में अघोरी ने बताया, उनका पता नहीं बहुत मन विचलित हो गया। वो वंशिका से मिलने के लिए बहुत बेकरार हो गए, बार बार उनको कॉल करने लगे और बोले कि हम मूवी के लिए चलेंगे, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तू नीचे आ जा। वंशिका ने साफ मना कर दिया कि देखो मेरी मम्मी ने मना करा है, आज वो बिल्कुल मुझे जाने नहीं देंगी, क्योंकि मैंने उन्हें कल परसों की चीज़ें बताई है मम्मी को, तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उस लड़के ने बहुत बोला, बहुत रिक्वेस्ट की कि वंशिका मेरा मन नहीं लग रहा, चल ले, मेरे को घर पे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन वंशिका कहीं ना कहीं मजबूर थी और वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि उनके पेरेंट्स ने अगर मना कर दिया तो वो किसी भी हद तक कुछ भी कर ले, वो नहीं आ पाएंगी। आखिरी में वो जो लड़का था, जो उनका बॉयफ्रेंड था, उसने बोला अगर तू आज नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा। वंशिका ने बहुत प्यार से बोला कि देखो तुम इस सिचुएशन को समझने को तैयार नहीं हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी। वंशिका अपना फ़ोन ऑफ करके सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उन्हें पता चला कि उस लड़के ने अपने कमरे में जाके खुद को लटका लिया, मतलब उसने आत्महत्या कर लिया। अब यहाँ से इनकी ज़िंदगी में कलेश शुरू हुआ कि वो जो फैमिली थी, जो लड़के की फैमिली थी, वो कहीं ना कहीं एलिगेशन इस लड़की पे लगा रही थी। पुलिस केस भी हुआ, पुलिस वाले आए भी, उन्होंने व्हाट्सएप की चैट भी देखी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि लड़की ने अपनी तरफ से साफ बोल रखा था मैं नहीं आ पाऊँगी, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। जब वो आ सकती थी वो आई, तो ये केस वहीं पर क्लोज हो गया कि शायद वो लड़का जो था वो मानसिक संतुलन अपना खो चुका था, डिप्रेशन में था, क्या था समझ नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से ही चीज़ें ख़त्म हुई थी। अब वंशिका को अघोरी जी ने बताया कि ये वही लड़का है जो कहीं ना कहीं तुम्हारी रक्षा कर रहा है उस एंटिटी से। तो वंशिका को याद आया कि वो जो लड़का था वो हमेशा बोलता था कि तू मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगी, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, अगर मुझे कल को कुछ हो भी गया तो मैं किसी भी हद तक जाके तेरे को प्रोटेक्ट करूँगा, तेरे को कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इन चीज़ों में एक और दिक्कत आती है। वंशिका बोलती है कि मेरे जो हस्बैंड है उनका काम नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता था जब हम दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं अच्छा चल रहा है। तो अघोरी बोलते हैं कि अगर ऐसा ही था तो तुम्हें याद होगा कि जब तुम लोग दोस्त हुआ करते थे तो बहुत प्यारी प्यारी बातें होती थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे मनमुटाव बहुत रहते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती है, तुम्हारे हस्बैंड ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहते हैं,
तो तुम कहीं ना कहीं आपत्ति करती हो। तो ये ही एंटिटी है जो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे हस्बैंड के सारे काम बिगाड़ देते हैं। अब इसके बाद आगोरी इनके सामने एक और चीज़ लेके आ जाते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है। आगोरी बोलते कि याद करो तुम लोगों ने अभी एक नया घर लिया है, वो प्लॉट जिसके बगल वाला प्लॉट भी इनके हस्बैंड ने ख़रीदा प्रॉपर्टी को बड़ी करने के लिए। इन्हें बाद में पता चलता है कि उस घर में भी एक औरत ने किसी वक्त पर अपने आप को ख़त्म कर लिया था, अपने पूरे जिस्म को अग्नि को समर्पित कर दिया था, और उस घर को भी कर्स है, मतलब वो घर भी हॉन्टेड है। तो वो औरत भी कभी कभी आती है जो तुम्हें परेशान करती है। अब वंशिका ने बताया ये सब सुनने के बाद जब वो मायके में रह रही थी, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अभी तो ससुराल में नहीं जाऊँगी। 9 महीने बाद फाइनली उनको एक बच्ची हुई, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। घर वालों ने बहुत समझाया कि ससुराल में जाना तो पड़ेगा, एक बार तो जाना पड़ेगा, कम से कम सबको बच्ची की शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। और वंशिका ने बताया जब मैं वहाँ ससुराल में गई मेरी बच्ची को छाले पड़ गए, और वंशिका को बैक टू बैक हॉस्पिटल जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें वॉमिट पड़ती थी बहुत ज़ोर की। जब भी वो वहाँ जाती थी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। उसके बाद अलग अलग पंडितों से दिखाया गया, अलग अलग चीज़ें करवाई गई, क्योंकि जो दोनों भाई थे लड़के के, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और कहीं ना कहीं ये अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं। और हमें इन्होंने रीच किया है इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए। तो जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सच है, लेकिन इसके पीछे भी कोई एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें घर वालों का हाथ है। सुन के लगता है ना कि इस पर पूरी एक मूवी बन सकती है, फिर भी हमने एक वीडियो आपके लिए बना दी, क्योंकि इसके बाद की मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप इन चीज़ों से मजाक नहीं कर सकते। जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हुआ या जो अभी तक उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके साथ जो हुआ मस्ती मजाक उन्हें इतना भारी पड़ गया, या फिर घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, या फिर घर में हुए हादसे। क्योंकि जो घर में हुआ हादसा था जहाँ पर बड़े भाई की वाइफ का इस तरीके से निधन हुआ, उसमें भी किसी घर वाले का हाथ है, जो अब हम ढूंढ रहे हैं। जल्द ही इन्हें वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको जो सबक मिलता है कि अपने अपने भी सगे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद को अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। दिया हुआ मत खाइए, किसी के देने पर समझ जाइए कि इसका कोई इंटेंशन अजीब ही होगा। खैर फिर भी मैं यही बोलूँगा कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझाता हूँ, और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हम शायद एक ऐसा चैनल है जो रिकॉर्डिंग के साथ आपके लिए हमेशा रियल सब्सक्राइबर के किस्से लेके आते हैं, जहाँ पर लोग हमसे अपने दर्दनाक किस्से शेयर करते हैं, अपनी इमोशंस शेयर करते हैं। तो बस हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपकी बारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। वहाँ पर हम गेस्ट और सब्सक्राइबर्स दोनों को बुला रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि इस मेन चैनल पर पॉडकास्ट अपलोड हो और वहीं पे अपलोड हो, तो जाके उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और आप अगर पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, उस पर अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। एक बार टीम रिव्यू करेगी और फिर आपको बता दिया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। स्क्रीन पे आप पूरा अपना रियल इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं ताकि जनता अवेयर हो पाए। इसके बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी आपको प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके डायरेक्टली फॉलो कर लीजिए। और यही कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके बच के रहिए अपनों से, खासकर माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि उनके अलावा आपका कोई भी नहीं है। ध्यान रखिए, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। फिर मेरी डॉटर हो जाती है तो मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जाती हूँ अपनी बेटी को लेके 1 महीने बाद, मेरी बेटी की पूरी बॉडी पे एकदम छाले छाले हो जाते हैं और मैं भी एकदम बीमार हो जाती हूँ। और मेरा पति एकदम इतना परेशान हो जाता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और मेरी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है।